अगस्त 1999 रूस की सीक्रेट एजेंसी एफएसबी में काम करने वाले व्लादिमीर पुतिन को राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने अपना एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बना दिया। रूस की इकोनॉमी अपने बुरे दौर से गुजर रही थी। राष्ट्रपति येल्त्सिन बूढ़े हो रहे थे और अपने नौजवान साथी पुतिन को अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार कर रहे थे। लेकिन रूस के आम लोग पुतिन से वाकिफ नहीं थे और आने वाले राष्ट्रपति चुनावों से पहले के ओपिनियन पोल्स में मात्र 2% लोग ही पुतिन को अपने अगले राष्ट्रपति के रूप में देखते थे। तभी अगले ही महीने सितंबर 1999 में रूस के अलग अलग शहरों में बड़े बम धमाके होते हैं, जिनमें करीब 307 लोगों की जान चली जाती है। रूस के नए प्रधानमंत्री बने पुतिन ने तुरंत ही इन बम धमाकों के लिए चेचन्या इलाके के अलगाववादी इस्लामिक मिलिटेंट्स पर आरोप लगाना शुरू कर दिया और रशियन फोर्सेज को चेचन्या पर हमला करने के लिए भेज दिया। कुछ ही महीनों के भीतर रूस ने चेचन्या की कैपिटल ग्रोजनी पर कब्जा कर लिया। रूस के लोग पुतिन के दीवाने होने लगते हैं। परिणाम ये हुआ कि जिन पुतिन की पॉपुलैरिटी मात्र 1-2% थी कुछ ही महीने पहले, वही पुतिन मार्च 2000 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में 53% वोटों के साथ विजयी हो जाते हैं और रूस के प्रेसिडेंट बन जाते हैं। रूस की अदालतों में 1999 के इन बम धमाकों की जांच होती है और कई चेचन मिलिटेंट्स को कड़ी सजाएं दी जाती हैं। लेकिन जब इन बम धमाकों की कुछ इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेटर्स ने जांच करनी चाही तो रूस एडमिनिस्ट्रेशन ने बाधाएं डालना शुरू कर दिया। कुछ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट की माने तो इन बम धमाकों का चेचन्या के मिलिटेंट से कोई संबंध नहीं था, बल्कि इनका संबंध था रूस की ही खुफिया एजेंसी एफएसबी से, जिसका कंट्रोल खुद पुतिन के पास रह चुका था। पुतिन की रूस की सरकार ने इन आरोपों को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी कहकर खारिज कर दिया। लेकिन ये इकलौता केस नहीं था जब लोगों का विश्वास जीतने के लिए और सत्ता को हासिल करने के लिए पुतिन पर ऐसे आरोप लगे हों, बल्कि पुतिन का पूरा कार्यकाल ही कत्लेआम के ऐसे आरोपों से भरा पड़ा है, जिनके दम पर पुतिन का इतना कंट्रोल बढ़ गया कि रूस में आज पुतिन के अलावा कोई और नेता नहीं दिखता। अक्टूबर 1952 को रूस के लेनिनग्राद शहर में व्लादिमीर पुतिन का जन्म होता है। पुतिन के पिता एक फैक्ट्री वर्कर थे जो सोवियत नेवी में काम कर चुके थे। 1952 में जब पुतिन का जन्म हुआ, लेनिनग्राद शहर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही से उबरने की कोशिश कर रहा था। पुतिन का परिवार भी उन लाखों परिवारों में से एक था। The population hunted desperately for water. Women had the particularly hard work of hauling the tediously filled buckets back to their apartment buildings. पुतिन की फैमिली इतनी गरीब थी कि एक छोटे से कमरे में कई परिवारों के साथ किचन और बाथरूम शेयर करना पड़ता था। पुतिन के 2 बड़े भाई थे, लेकिन दोनों की मौत हो चुकी थी। एक भाई अल्बर्ट 1930 के दशक में छोटी ही उम्र में गुजर गया था, जबकि दूसरा भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जर्मन द्वारा की गई लेनिनग्राद की घेराबंदी की गई थी, उस समय भूखमरी और बीमारी का शिकार होकर मर गया। साल 1968 के दशक में एक सोवियत स्पाई फिल्म सीरीज द स्वॉर्ड एंड द शील्ड आती है। इस फिल्म ने सोवियत के लोगों में इतना इम्पैक्ट डाला कि लाखों लड़कों के मन में रूस के लिए स्पाई बनने की ख्वाहिश जाग जाती है और इन्हीं में से एक थे पुतिन। इस वक्त पुतिन की उम्र मात्र 16 साल थी। इस फिल्म का पुतिन पर यह असर पड़ा कि वे सीधे लेनिनग्राद के केजीबी ऑफिस पहुंच जाते हैं, जो रूस की खुफिया एजेंसी थी। यहाँ केजीबी ऑफिसर ने पुतिन से कहा कि जासूस वही बनते हैं जिनके पास लॉ की डिग्री होती है। इसलिए साल 1970 में पुतिन भी लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में लॉ की पढ़ाई करने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ 1975 में ग्रेजुएशन पूरी करने के बाद जब पुतिन वापस केजीबी में भर्ती होने के लिए पहुंचे तो इस बार उन्हें एक जासूस के तौर पर केजीबी में शामिल कर लिया जाता है। पुतिन का पहला काम उन फॉरेन स्टूडेंट्स और टूरिस्ट पर नजर रखने का था जो लेनिनग्राद घूमने आते थे। 5 साल तक ये काम करने के बाद 1980 में पुतिन को मॉस्को के रेड बैनर इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाता है। रेड बैनर इंस्टीट्यूट एक ऐसी जगह थी जहां सोवियत यूनियन अपने टॉप जासूसों को तैयार करता था। इस ट्रेनिंग में स्पाई टेक्नोलॉजी, कोड ब्रेकिंग और कई फॉरेन लैंग्वेज बोलने की ट्रेनिंग भी दी जाती थी। इसी दौरान पुतिन ने जर्मन सीखी। साल 1985 में पुतिन को ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन
ड्रेसडेन शहर में केजीबी के एक लेफ्टिनेंट कर्नल के तौर पर तैनात कर दिया जाता है। यहाँ पुतिन का काम पश्चिमी देशों खासकर अमेरिका और नाटो की हर हरकत पर नजर रखना था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड होने के बाद साल 1949 में हिटलर के जर्मनी को दो देशों में डिवाइड कर दिया गया था, एक वेस्टर्न जर्मनी और दूसरा ईस्टर्न जर्मनी। वेस्टर्न जर्मनी में अमेरिका, फ्रांस, यूके का कंट्रोल था और कैपिटलिज्म का राज था। वहीं ईस्टर्न जर्मनी पर सोवियत यूनियन का कंट्रोल था और यहाँ पर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का राज चलता था। वहीं सोवियत यूनियन 15 कंट्रीज का एक ग्रुप था, जैसे रूस, यूक्रेन, बेलारूस, जॉर्जिया, आर्मेनिया वगैरह। The split is now complete, and anti-communists demand the inclusion of Western Berlin in the Western state. जर्मनी के दो पार्ट्स होने के साथ ही जर्मनी की राजधानी बर्लिन को भी दो पार्ट्स में बांट दिया जाता है। लेकिन ईस्टर्न जर्मनी के लोग अपनी कम्युनिस्ट सरकार से खुश नहीं थे। ज्यादातर लोग फ्रीडम और बेटर अपॉर्चुनिटीज के लिए वेस्टर्न जर्मनी की तरफ मूव करने लगे। इस ब्रेन ड्रेन को रोकने के लिए अगस्त 1961 में ईस्टर्न जर्मनी की कम्युनिस्ट सरकार ने रातों रात बर्लिन में एक दीवार खड़ी कर दी, जिसे ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी मूव ना कर सकें। Building materials were brought out of nearby warehouses and the notorious Berlin Wall began to take shape. लेकिन इससे मामला सुलझने के बजाय और ज्यादा बिगड़ जाता है। ईस्ट जर्मनी के लोगों में अपनी कम्युनिस्ट रिजिम के खिलाफ और ज्यादा माहौल बनने लगता है। The demonstrations by the West Berlin youth after the death of Peter Fechter were probably the toughest test for the police. 80 के दशक में पूरी दुनिया में ही सोवियत यूनियन का कंट्रोल हल्का पड़ने लगा था। साल 1985 में जब पुतिन को ईस्ट जर्मनी के ड्रेसडेन शहर में भेजा गया, तब तक माहौल काफी बिगड़ चुका था। पुतिन को काम दिया गया कि वे लोकल जर्मन ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस को रिक्रूट करें ताकि रूस को ईस्ट जर्मनी की हाईली सीक्रेट इंफॉर्मेशन मिलती रहे। इन दिनों ईस्ट जर्मनी में अपनी कम्युनिस्ट रिजिम के खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुके थे। 9 नवंबर 1989 के दिन इन प्रदर्शनकारियों ने बर्लिन की दीवार को तोड़ दिया। बर्लिन की दीवार का टूटना कम्युनिज्म आइडियोलॉजी के फेल होने का एक सिंबल बन जाता है। जर्मनी में अब कम्युनिस्ट दबदबा खत्म होने की ओर था। 5 दिसंबर 1989 के दिन ड्रेसडेन शहर में एक गुस्साई भीड़ केजीबी ऑफिस के बाहर आकर खड़ी हो जाती है। ये भीड़ न केवल ऑफिस में घुसकर सोवियत के एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन को हथियाना चाह रही थी, बल्कि ऑफिस को आग के हवाले करने के लिए भी तैयार थी। तभी केजीबी ऑफिस से छोटे कद के पुतिन बाहर निकलते हैं और बोलते हैं कि हमारे लोग अंदर हथियारों से लैस हैं और हमारे पास गोली चलाने के पूरे ऑर्डर्स हैं। अगर किसी ने कुछ गड़बड़ करी तो हम गोली चलाने से पीछे नहीं हटेंगे। भीड़ को पुतिन की आवाज और बॉडी लैंग्वेज में एक कॉन्फिडेंस दिखा, इसलिए मामला शांत हो जाता है। लेकिन हकीकत ये थी कि उस दिन केजीबी ऑफिस में कोई बैकअप ही नहीं था। इस क्राइसिस के वक्त जब पुतिन ने हेल्प के लिए मॉस्को को कॉल किया था, तब मॉस्को से जवाब आया, मॉस्को इज साइलेंट, यानी कोई बैकअप नहीं है, कोई मदद नहीं है। उस दिन जर्मनी में सोवियत की सीक्रेसी मेंटेन करने के लिए पुतिन ने सारे एक्सक्लूसिव डॉक्यूमेंट्स जला दिए। पुतिन अपनी ऑटोबायोग्राफी फर्स्ट पर्सन में लिखते हैं कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि सोवियत यूनियन खत्म हो चुका है। इस इंसिडेंट के कुछ महीने बाद ही पुतिन जर्मनी के ड्रेसडेन शहर से वापस लेनिनग्राद आ जाते हैं। हालांकि अब लेनिनग्राद वैसा नहीं रहा जैसे पहले हुआ करता था। 1990 की शुरुआत में कभी ताकतवर रहा सोवियत यूनियन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। इकोनॉमी पूरी तरह से चरमरा चुकी थी। लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया जैसे छोटे देश भी सोवियत से अलग होकर अपनी फ्रीडम की डिमांड कर रहे थे। दूसरी तरफ अफगान वॉर ने सोवियत यूनियन के रिसोर्सेज को पूरी तरह निचोड़ कर रख दिया था और उसकी पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को भी कमजोर कर दिया था। इन सब कारणों से दिसंबर 1991 में रूस, यूक्रेन और बेलारूस को मिलकर सोवियत यूनियन को डिसॉल्व करना पड़ जाता है और सोवियत यूनियन टुकड़ों में बढ़ जाती है। सोवियत के टूटने के बाद ही लेनिनग्राद का नाम बदलकर सेंट पीटर्सबर्ग रख दिया जाता है और इसके साथ ही केजीबी यानी कि रशिया की खुफिया एजेंसी जिसको कोल्ड वॉर के पर्पज से बनाया गया था, अब उसको भी डिसॉल्व कर दिया जाता है, जिसके चलते पुतिन की एज ए एक्टिव केजीबी ऑफिसर की सर्विस भी अब यहीं पर खत्म हो जाती है। जॉब जाने के बाद अब पुतिन के लिए अपने सर्वाइवल पर बात आ जाती है। रशिया की इकोनॉमी गड्ढे में जा चुकी थी। हालात इतने खराब थे कि पुतिन को घर चलाने के लिए भी कुछ दिन ड्राइविंग तक भी करनी पड़ी। पहले जहां पुतिन रिहायशी गवर्नमेंट क्वार्टर्स में रहा करते थे, अब उन्हें अपने परिवार के साथ एक छोटे से अपार्टमेंट में रहना पड़ रहा था। केजीबी की नौकरी जाने के कुछ समय बाद पुतिन को लेनिनग्राद स्टेट यूनिवर्सिटी में जॉब मिल जाती है। यहाँ पुतिन का काम विदेशी स्टूडेंट्स पर नजर रखना था और रूस की खुफिया एजेंसी एफएसबी को रिपोर्ट करना था।
FSB यानी कि फेडरल सिक्योरिटी सर्विस को KGB को डिसॉल्व करने के बाद बनाया गया था। इस बीच पुतिन की मुलाकात प्रोफेसर अनातोली सोबचाक से होती है, जो पुतिन के पुराने लॉ प्रोफेसर रह चुके थे। इस वक्त तक प्रोफेसर सोबचाक लेनिनग्राद की सिटी काउंसिल के चेयरमैन बन चुके थे। सोबचाक ने पुतिन के एक्सपीरियंस को देखते हुए उन्हें अपनी टीम में ले लिया और कमेटी फॉर एक्सटर्नल रिलेशंस का चेयरमैन बना दिया। यहाँ से पुतिन की पॉलिटिकल जर्नी की शुरुआत होती है। सोबचाक के साथ काम करते हुए पुतिन फॉरेन रिलेशन, इन्वेस्टमेंट्स और बिजनेस रजिस्ट्रेशन जैसे काम संभालने लगते हैं। पुतिन की लॉयल्टी ने सोबचाक का भरोसा जीत लिया, लेकिन साल 1996 में सोबचाक मेयर पद का चुनाव हार जाते हैं। अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए पुतिन ने भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हालांकि अपने कॉन्टैक्ट्स की वजह से पुतिन को इस बार रशिया की प्रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट डायरेक्टरेट में डिप्टी चीफ की नौकरी मिल जाती है, यानी सीधे प्रेसिडेंट के पास नौकरी मिल जाती है। पुतिन के काम को देखकर रशियन प्रेसिडेंट बोरिस येल्त्सिन इतने इंप्रेस होते हैं कि मार्च 1997 में उन्होंने पुतिन को प्रेसिडेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ बना दिया। इस तरह धीरे धीरे पॉलिटिकल गलियारों में पुतिन की जगह बनती चली जाती है। A man who will go on to transform the course of the 21st century. Vladimir Putin! मई 1998 में पुतिन प्रेसिडेंट के मेन कंट्रोल डायरेक्टरेट के हेड बन जाते हैं। अब पुतिन का काम गवर्नमेंट एजेंसियों का ऑडिट करना था, करप्शन देखना था और सबसे जरूरी येल्त्सिन के जो भी ऑर्डर होते थे उनको ग्राउंड पर लागू करना होता था। कुल मिलाकर कुछ ही सालों में पुतिन राष्ट्रपति येल्त्सिन के राइट हैंड बन जाते हैं। जुलाई 1998 में पुतिन को रूस की खुफिया एजेंसी FSB यानी कि फॉर्मर KGB का डायरेक्टर बना दिया जाता है। मार्च 1999 में पुतिन को सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटरी भी अब बना दिया जाता है, जहां वो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी को देखने लगे। ये सब इतनी जल्दी हो रहा था कि येल्त्सिन की जगह अब पुतिन ही पूरे रशिया को चला रहे थे। पुतिन न केवल एडमिनिस्ट्रेशन के काम को चला रहे थे, बल्कि येल्त्सिन के खिलाफ होने वाले हर षड्यंत्र और हर तख्तापलट को नाकाम भी कर रहे थे। रशिया के प्रोसिक्यूटर जनरल यूरी स्कुरातोव ने जब प्रेसिडेंट येल्त्सिन के खिलाफ करप्शन के चार्जेस लगाकर उनको सत्ता से बेदखल करने की कोशिश की, तब पुतिन ने यूरी स्कुरातोव की 2 यंग लड़कियों के साथ एक कंप्रोमाइजिंग वीडियो को लीक करके उनकी साख ही खत्म कर दी। यूरी स्कुरातोव को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है और प्रेसिडेंट येल्त्सिन इस मामले से बच जाते हैं। इधर पर्दे के पीछे पुतिन पावरफुल होते जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ रशिया की इकोनॉमी अपनी बुरी हालत से गुजर रही थी। इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल, गैस और मेटल्स की कीमतें गिरने लगी तो रूस की आमदनी भी अब कम हो जाती है। इस वजह से रूस अपना कर्ज भी नहीं चुका पा रहा था। रिजल्ट ये हुआ कि 17 अगस्त 1998 को रूस ने अपने कर्ज पर डिफॉल्ट कर दिया। अब रशियन करेंसी रूबल की कीमतों में भारी गिरावट आती है और रूस की इकोनॉमी का बंटाधार हो जाता है। अब रूस की जनता में राष्ट्रपति येल्त्सिन के खिलाफ गुस्सा बढ़ने लगता है। बढ़ते आक्रोश को देखकर प्रेसिडेंट येल्त्सिन ने प्राइम मिनिस्टर पोस्ट सहित पूरी कैबिनेट को ही बर्खास्त कर दिया, लेकिन हालात नहीं सुधरते। Дорогие сограждане, сегодня я प्रेसिडेंट येल्त्सिन के बाद बोरिस नेमसोव के चांसेस थे कि वे रूस के राष्ट्रपति बनेंगे। बोरिस नेमसोव एक लिबरल नेता और एक इकोनॉमिस्ट थे जिन्हें वेस्टर्न कंट्रीज भी पसंद करती थीं। सोवियत यूनियन के बाद वो बोरिस नेमसोव ही थे जो रशिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए थे, लेकिन 1998 के इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद उनकी साख बुरी तरह से गिर जाती है और वो रूस के सबसे ज्यादा नफरत किए जाने वाले नेताओं में शुमार हो जाते हैं। इसलिए इस क्राइसिस ने बोरिस नेमसोव की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इन दोनों राष्ट्रपति येल्त्सिन अपने शासनकाल के आखिरी दिन गिन रहे थे। उनकी उम्र भी अब काफी हो चली थी, इसलिए वे जल्दी ही रशिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी दूसरे नेता के कंधों पर डालना चाहते थे। काफी सोचने विचारने के बाद येल्त्सिन को कई उम्मीदवारों में से आखिरकार सिर्फ एक ही नाम मिला, व्लादिमीर पुतिन, जो येल्त्सिन के प्रति लॉयल भी थे और ट्रस्टवर्दी भी थे। लेकिन येल्त्सिन के सामने समस्या ये थी कि वो पुतिन को अपना उम्मीदवार तो बना देंगे, लेकिन उनको चुनाव कैसे जिताएंगे, क्योंकि रूस में आम लोग पुतिन को जानते तक नहीं थे। मॉस्को के पब्लिक ओपिनियन फाउंडेशन के अनुसार जब 1999 की गर्मियों में पुतिन को रूस का एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, तब उनकी पॉपुलैरिटी सिर्फ 1-2% थी और लगभग 6 हफ्तों तक वही रही। फिर एक घटना ने सब कुछ बदल दिया और वो घटना थी सितंबर 1999 में मॉस्को और बाकी शहरों में हुए अपार्टमेंट ब्लास्ट। इन बम धमाकों से पूरा रूस दहशत में आ जाता है और यहीं से वो अनजान नेता जिसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ 2% थी, अचानक एक्शन में दिखता है। पुतिन ने चेचन्या के इस्लामिक मिलिटेंट्स को इन बम धमाकों के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू कर दिया और तुरंत एक्शन लेने की घोषणा कर दी।
यहाँ हमें थोड़ा सा चेचन्या के बारे में जानना जरूरी है। चेचन्या नॉर्थ काकेशस माउंटेन रीजन का एक हिस्सा है जो रशिया और मिडिल ईस्ट के इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट को आपस में जोड़ता है। चेचन्या की इसी स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंट लोकेशन की वजह से रूस चेचन्या इलाके को कंट्रोल में करना चाहता था। जब 18वीं और 19वीं सदी में रूस की ताकत बढ़ रही थी, तब रूस ने धीरे धीरे चेचन्या समेत पूरे नॉर्थ काकेशस को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश शुरू कर दी। लेकिन चेचन लोग आसानी से नहीं झुकते हैं। उन्होंने रूस के खिलाफ लंबे समय तक गुरिल्ला युद्ध लड़ा। 1860 के दशक में जाकर रूस ने इस एरिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन चेचन लोगों के भीतर आजादी की चाह कभी खत्म नहीं हुई। 1922 में जब सोवियत यूनियन बना, तब चेचन्या को एक ऑटोनोमस स्टेट के रूप में सोवियत यूनियन का पार्ट बना लिया जाता है। यानी चेचन्या को एक लिमिटेड ऑटोनॉमी मिल जाती है, लेकिन असली पावर मॉस्को के पास रही। जब दूसरा वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तब 1944 में रूस के जोसेफ स्टालिन ने चेचन लोगों पर आरोप लगाया कि वे जर्मनी से गुप्त सहयोग कर रहे हैं। इसलिए पूरी आबादी को चेचन इलाके से खदेड़कर सेंट्रल एशिया, खासकर कजाकिस्तान और किर्गिस्तान की तरफ भगा दिया जाता है। लाखों लोग ठंड, भूख और बीमारियों से मारे जाते हैं। 1957 में जाकर निकिता क्रुश्चेव ने इन लोगों को वापस लौटने की इजाजत दी, लेकिन इस कड़वाहट ने चेचन लोगों के अंदर रूस के प्रति गहरी नफरत बढ़ दी। साल 1991 में सोवियत यूनियन डिसॉल्व हो गया। तब सोवियत से 15 देश इंडिपेंडेंट हो गए। ज्यादातर देश पीसफुली इंडिपेंडेंट हुए क्योंकि ये देश सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पहले से ही इंडिपेंडेंट कंट्रीज थे। लेकिन चेचन्या की कंडीशन में ऐसा नहीं था, क्योंकि चेचन्या कई बार रूस के अंदर ही एक ऑटोनोमस स्टेट रहा था। इसलिए जब चेचन्या ने एक इस्लामिक कंट्री के रूप में अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की, तब रूस ने इसे अपनी बगावत माना। रूस के तत्कालीन राष्ट्रपति बोरिस येल्त्सिन ने चेचन्या को दोबारा अपने कंट्रोल में लाने के लिए दिसंबर 1994 में सेना भेज दी। रूस को लग रहा था कि वो हफ्ते 2 हफ्ते में ही चेचन्या को जीत लेगा, लेकिन रूस इस युद्ध में महीनों के लिए उलझ जाता है। अंत में साल 1996 में रूस ने अपनी सेनाएं वापस बुला ली। इस युद्ध के कारण रूस को बड़ी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। फिलहाल के लिए दोनों पक्ष शांत बैठ जाते हैं। लेकिन जब 1999 में अपार्टमेंट बॉम्बिंग हुई, तब पुतिन ने इन बम धमाकों का इल्जाम चेचन्या के मुस्लिम अलगाववादियों पर लगाना शुरू कर दिया। इस समय तक वेस्ट कंट्रीज मुस्लिम टेररिज्म के नाम पर एक कॉमन एनिमी क्रिएट कर चुकी थी। लोगों में कट्टरपंथी मुसलमानों का खौफ पैदा किया जा चुका था। ऊपर से अलकायदा और तालिबान जैसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से भी मुस्लिमों के प्रति नॉन मुस्लिम्स में इनसिक्योरिटी बढ़ चुकी थी। इसी खौफ और कॉमन मुस्लिम एनिमी का फायदा पुतिन ने उठाया। अब रूस के लोगों में चेचन्या के मुसलमानों के लिए जबरदस्त गुस्सा पैदा हो जाता है। इसी का फायदा उठाते हुए पुतिन ने चेचन्या के खिलाफ एक फुल स्केल वॉर छेड़ दिया। कुछ ही दिनों में रशिया की मिलिट्री ने चेचन्या की तरफ कूच कर दिया और कुछ ही महीनों में चेचन्या की कैपिटल ग्रोजनी को अपने कब्जे में ले लिया। इस वॉर से पुतिन हीरो बन जाते हैं। जहां सिर्फ 2% लोग ही पुतिन को प्रेसिडेंट की तरह देख रहे थे, अब ये नंबर 53% पर पहुंच जाता है। मार्च 2000 की राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन की जीत होती है और वे इंटरिम प्रेसिडेंट से पूरे प्रेसिडेंट बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज होती है। 13 सितंबर 1999 की जिस सुबह मॉस्को में बम धमाके हुए, उसी सुबह रूस के पॉलिटिशियन जेनाडी सेलेजन्योव ने संसद में ऐलान किया कि वे वोल्गोदोन्स्क शहर के एक अपार्टमेंट में जो ब्लास्ट हुआ है उसकी निंदा करते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंगली बॉम्बिंग मॉस्को में हुई थी, ना कि वोल्गोदोन्स्क शहर में। उस समय लोगों ने सोचा कि शायद उनकी जबान फिसल गई होगी, लेकिन 3 दिन बाद ही 16 सितंबर को वोल्गोदोन्स्क शहर में भी एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में बम ब्लास्ट हो जाता है। इससे लोगों को शक हुआ कि क्या स्पीकर जेनाडी सेलेजन्योव को पहले से ही पता था कि अगला बम धमाका कहां होगा, यानी कहीं रूस में हो रहे बम धमाके अंदरूनी प्लान तो नहीं है। अगले दिन रशियन संसद के एक दूसरे मेंबर ने सेलेजन्योव से इस बारे में पूछा कि आपने 13 सितंबर को एक बम धमाके की बात कैसे कर दी जो 16 सितंबर को हुआ। तो उस मेंबर का माइक म्यूट कर दिया जाता है और संसद में उनके बोलने के राइट को 1 महीने के लिए छीन लिया जाता है। ये पहला इंसिडेंट था जिसने इन बॉम्बिंग्स में गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट को लेकर सवाल खड़े किए और सरकारी साजिश यानी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की थ्योरी को जन्म दिया। कुछ दिन में एक और ऐसी बड़ी घटना होती है जिसने सरकारी साजिश वाली थ्योरी को और बढ़ावा दिया। हुआ ये कि 22 सितंबर 1999 की शाम को मॉस्को से 120 मील दूर रियाजान शहर में एक सफेद सेडान कार एक अपार्टमेंट के पास रुकती है। इस कार में से 2 लोग निकलते हैं और बड़े बड़े बोरे कार से निकालकर बेसमेंट में ले जाते हैं और फौरन वहां से निकल जाते हैं। इन लोगों को ऐसा करते हुए अपार्टमेंट के एक आदमी ने देख लिया। उस समय के माहौल को देखते हुए उसने पुलिस को तुरंत इन्फॉर्म कर दिया। इस सस्पिशियस एक्टिविटी को देखकर लोकल पुलिस ने तुरंत ही
ही अपार्टमेंट के सभी लोगों को बाहर निकाल लिया। उन दिनों मीडिया भी काफी सतर्क था। मीडिया ने रिपोर्ट किया कि बोरे में हाई एक्सप्लोसिव हेक्सोजेन था। अगले दिन 24 सितंबर को तत्कालीन गृह मंत्री व्लादिमीर रुसाइलो ने खुद कंफर्म किया कि कल रियाजान में एक अपार्टमेंट ब्लॉक को उड़ाने से बचा लिया गया है। लेकिन सिर्फ 1.5 घंटे बाद ही एफएसबी के डायरेक्टर निकोलाई पात्रुशेव ने टीवी पर आकर दावा किया कि ये एफएसबी की एंटी टेररिस्ट एक्सरसाइज थी और बोरे में विस्फोटक नहीं थे बल्कि सुगर थी। Во-вторых, не предотвращен и думаю, что не совсем четко сработали. रेडियो लिबर्टी के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट व्लादिमीर वोरोनोव की एक रिपोर्ट के अनुसार रियाजान पुलिस के इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ने विस्फोटक को डीएक्टिवेट किया था और उनके डिटेक्टर्स ने ये कंफर्म किया था कि बैग्स में हेक्सोजेन था। डेटोनेटिंग फ्यूज इलेक्ट्रिक क्लॉक से बना था जो सुबह 5:30 पर सेट था और इसमें गन पाउडर से भरा शॉटगन का सील भी था। उसी दिन लोकल एफएसबी ऑफिसर्स ने सस्पेक्ट्स के कंपोजिट पिक्चर्स बनाए और पब्लिश किए और जल्दी ही उन्हें पहचान कर अरेस्ट कर लिया। लेकिन बाद में पता चला कि ये लोग एफएसबी के ही एजेंट थे, यानी वही एफएसबी जो केजीबी की जगह बनाई गई थी और जिसके डायरेक्टर पुतिन रह चुके थे। रियाजान शहर की घटना ने लोगों के मन में इस शक को और बढ़ा दिया कि कहीं इन बम विस्फोटों के पीछे सरकार के लोग ही तो नहीं हैं। ये जरूर सच है कि इन बॉम्ब्स के बाद हुए चेचन्या युद्ध के कारण पुतिन पूरे रूस में इतने पॉपुलर हुए कि 53% लोगों ने पुतिन को अपना राष्ट्रपति चुन लिया। In Russia today, the clear winner of the Russian presidential election, Vladimir Putin, began to establish the Putin era. Vladimir Putin, the career spy, talks about establishing what he calls a dictatorship of the law. Fight corrupt bureaucrats and strengthen the central government. राष्ट्रपति बनते ही पुतिन ने रूस को हमेशा के लिए अपने कंट्रोल में लेने के लिए और बड़े खेल खेलना शुरू कर दिया। पुतिन ने सबसे पहले रूस के अमीर इंडस्ट्रियलिस्ट को आड़े हाथों लेना शुरू कर दिया जिन्हें ओलिगार्क्स कहा जाता था। इसके पीछे एक और कारण था। 1991 में सोवियत यूनियन टूटने के बाद जब रूस में हालात बहुत खराब हो गए थे तब राष्ट्रपति येल्त्सिन के समय इन ओलिगार्क्स ने मौके का खूब फायदा उठाया। इन्होंने कंट्रोवर्शियल स्कीम जिसे लोन्स फॉर शेयर्स कहते हैं के जरिए सरकारी कंपनियों को सस्ते में हथिया लिया। इस स्कीम के तहत इन ओलिगार्क्स ने सरकारी ऑयल, मिनरल्स और मीडिया कंपनियों के शेयर्स खरीद लिए और इसके लिए कर्ज भी सरकार से लिया जो कर्ज उन्होंने कभी चुकाया ही नहीं। इससे मिखाइल खोदोरकोव्स्की, बोरिस बेरोजोव्स्की और व्लादिमीर गुसिंस्की जैसे लोग रातों रात अरबपति बन जाते हैं। अब इनके पास सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल ताकत भी थी। इन ओलिगार्क्स ने 1996 में येल्त्सिन की री इलेक्शन कैंपेन को फंड भी किया था और अपनी मीडिया कंपनियों से जनता की सोच को भी कंट्रोल भी किया था। इससे पुतिन को अंदाजा लग चुका था कि अगर सत्ता में रहना है तो इन ओलिगार्क्स को कंट्रोल करना होगा। इसलिए प्रेसिडेंट बनने के कुछ ही हफ्तों बाद पुतिन ने जुलाई 2000 में रूस के 2 दर्जन से ज्यादा सबसे अमीर लोगों को राष्ट्रपति भवन यानी कि क्रेमलिन में बुलाया। यहाँ पुतिन एक क्लियर डील रखते हैं कि तुम अपनी दौलत अपने पास रख सकते हो बशर्ते तुम पॉलिटिक्स में टांग ना अड़ाओ, साथ ही मुझे अपनी वफादारी दिखाओ। जियोपॉलिटिक्स में इस डील को गोल्डन हथकड़ियां यानी कि सोने की जंजीर वाली डील कहा जाता है। जो ओलिगार्क्स पुतिन की इस डील को मान गए उन्हें सुरक्षा, बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स और बड़े बिजनेस को संभालने का मौका दिया और जो नहीं माने उन्हें पुतिन ने डर और ताकत के दम पर या तो देश से निकलवा दिया या जेल में भेज दिया या फिर सीधे मौत के घाट उतरवा दिया। पुतिन की इस पॉलिसी का पहला बड़ा शिकार बने थे व्लादिमीर गुसिंस्की जो उस वक्त रूस के इकलौते इंडिपेंडेंट टीवी नेटवर्क एनटीवी के मालिक थे। गुसिंस्की का चैनल पुतिन की चेचन्या में चल रही वॉर की नीतियों और पुतिन से जुड़े करप्शन पर सवाल उठा रहा था। इससे निपटने के लिए पुतिन ने जून 2000 में एफएसबी के मास्क पहने एजेंट से गुसिंस्की के ऑफिस पर छापा पड़वाया और अरेस्ट करवा लिया। गुसिंस्की को मास्को की सबसे कुख्यात बुटिरका जेल में रखवा दिया जाता है। हालांकि बाद में गुसिंस्की को रिहा कर दिया जाता है लेकिन शर्त ये रखी गई कि गुसिंस्की अपनी मीडिया कंपनी को सरकारी गैस कंपनी ग्रेजप्रोम को बेच देंगे। प्रेशर में गुसिंस्की को अपना सब कुछ बेचना पड़ता है और स्पेन में जाकर असाइलम लेनी पड़ती है। इससे पुतिन ने बाकी ओलिगार्क्स को साफ वार्निंग दे दी कि या तो मेरे साथ हो जाओ नहीं तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहो। गुसिंस्की के बाद पुतिन ने बोरिस बेरोजोव्स्की को जो कभी पुतिन के करीबी सहयोगी रहे थे उनको निपटाना शुरू कर दिया। मैथमेटिशियन से बिजनेसमैन बने बेरोजोव्स्की के पास तेल कंपनी, सिवनेफ्ट और ओआरटी टीवी चैनल जैसे बड़े बिजनेस थे। शुरू में बेरोजोव्स्की ने पुतिन को सपोर्ट किया लेकिन 2000 में जब बेरोजोव्स्की ने कुर्स्क सबमरीन हादसे पर पुतिन सरकार की आलोचना की तब से बेरोजोव्स्की पुतिन की आंखों में खटकने लगते हैं। बेरोजोव्स्की को चुप कराने के लिए पुतिन ने बेरोजोव्स्की के बिजनेस की जांच पड़ताल की और फ्रॉड के इल्जाम लगा दिए लेकिन अपनी जान बचाने के लिए बेरोजोव्स्की लंदन भाग जाते हैं। लंदन में रहकर बेरोजोव्स्की ने रशिया के अपोजिशन को फंड करने की कोशिश की लेकिन पुतिन ने उनकी $3 बिलियन की वेल्थ सीज कर दी। आगे साल 2013 में लंदन में बेरोजोव्स्की की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है जिसे बाद में सुसाइड बताया गया।
इसके बाद नंबर आता है मिखाइल खोदोरकोव्स्की का, जो 2000 के दशक के शुरुआत में रूस के सबसे अमीर आदमी थे और तेल कंपनी यूकोस के मालिक थे। खोदोरकोव्स्की ने खुलकर कम्युनिस्ट और लिबरल पार्टियों को फंड किया और वेस्टर्न स्टाइल के रिफॉर्म्स की वकालत की। ये सब पुतिन की सत्ता के लिए सीधा चैलेंज था। फिर अक्टूबर 2003 में मास्क पहने कुछ कमांडोज आते हैं और खोदोरकोव्स्की को फ्रॉड, टैक्स चोरी और गबन के इल्जाम में अरेस्ट कर लेते हैं। इसके बाद ट्रायल होता है, जिसके बाद 2005 में उन्हें 9 साल की सजा सुनाई जाती है, जिसे बाद में 14 साल तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। खोदोरकोव्स्की की ऑयल कंपनी यूकोस, जिसकी कीमत कभी $40 बिलियन हुआ करती थी, उसे $27 बिलियन के टैक्स क्लेम्स के जरिए तोड़ दिया जाता है और इसके एसेट्स को भी सरकारी कंपनी रोसनेफ्ट को सस्ते में बेच दिया जाता है। इसके साथ ही खोदोरकोव्स्की की $15 बिलियन की संपत्ति को भी जब्त कर लिया जाता है। पुतिन ने रूस की इकोनॉमी को ओलिगार्क्स के कब्जे से निकालकर स्टेट कैपिटलिज्म की तरफ मोड़ दिया, जिस पर पुतिन का पूरा कंट्रोल था। इतने पावरफुल ओलिगार्क्स पर पुतिन के एक्शन से साफ हो गया कि रूस में अब कोई नहीं है जो पुतिन से बच सकता है। Khodorkovsky is in jail so that he cannot defend his economic interests. अपने विरोधी अमीरों को निपटाने के साथ ही पुतिन ने अपने लिए वफादारों की भी फौज इकट्ठा कर दी। इसके लिए पुतिन ने अपने सेंट पीटर्सबर्ग के करीबी लोगों को मॉस्को बुलाकर बड़े बड़े सरकारी बिजनेस में अहम पद देना शुरू कर दिया। इन लोगों को सिलोविकी कहा गया। जैसे इगोर सेचिन, पुतिन के पुराने सहयोगी, रूस की सबसे बड़ी तेल कंपनी रोसनेफ्ट के सीईओ बनते हैं। एलेक्सी मिलर गैस कंपनी गैज़प्रोम का हेड बनता है। इन अपॉइंटमेंट्स ने पुतिन को तेल और गैस सेक्टर पर सीधा कंट्रोल दे दिया, जो रूस की आमदनी का करीब 40% हिस्सा बनाते हैं। साथ ही पुतिन ने इंडिपेंडेंट मीडिया पर सख्ती की ताकि ओलिगार्क्स अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल न करें। अब सारे बड़े सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स पुतिन के वफादार बिजनेसमैन को ही दिए जाने लगे, जिनसे खुद पुतिन भी मोटा मुनाफा कमा रहे थे। इस सिस्टम ने ओलिगार्क्स की जगह क्रेमलिगार्क्स की एक नई नस्ल पैदा कर दी, जिनकी दौलत पूरी तरह पुतिन की मेहरबानी पर टिकी थी। ये थे ओलिगार्क्स ही, बस इनके क्रेमलिन यानी कि रशियन अथॉरिटी से नजदीकी संबंध होते थे। 2000 के दशक में तेल और मेटल की कीमतों में आए उछाल ने भी क्रेमलिगार्क्स की दौलत को और बढ़ावा दिया और पुतिन को और ज्यादा मजबूत किया। पुतिन ने रशिया के रीजनल गवर्नर्स को भी खुद से अपॉइंट करना शुरू कर दिया, जिससे सारी ताकत पुतिन के हाथों में सेंट्रलाइज्ड हो जाती है। इसके साथ ही पुतिन ने मीडिया पर कंट्रोल करने के लिए और अपना नैरेटिव पुश करने के लिए एनटीवी और ओआरटी जैसे चैनल्स को स्टेट के कंट्रोल में ले लिया। पुतिन ने रूस की जुडिशरी को और पार्लियामेंट को भी अपने कंट्रोल में ले लिया, ताकि कोई भी कानूनी तौर पर पुतिन को चैलेंज ना कर सके। जिसने भी पुतिन के खिलाफ जरा सी भी आवाज उठाने की कोशिश की, या तो उसे जेल में डाल दिया गया या उसे पूरी तरह से निपटा दिया गया। अलेक्जेंडर लित्विनेंको ऐसे ही लोगों में से एक थे। लित्विनेंको साल 1998 तक केजीबी में एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे, लेकिन येल्त्सिन के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद उन्हें निकाल दिया गया और 9 महीने जेल में रखा गया। रिहा होने के बाद लित्विनेंको रूस से भाग गए और इंग्लैंड में बस जाते हैं। इंग्लैंड आकर लित्विनेंको ने पुतिन शासन के खिलाफ सालों तक मीडिया कैंपेन चलाया। लित्विनेंको ने इस दौरान कई सीरियस इश्यूज को उठाया। रशियन अपार्टमेंट बॉम्बिंग केस भी उनमें से एक था। लित्विनेंको के बयान पुतिन के लिए सरदर्द साबित हो रहे थे। इसके बाद लित्विनेंको के साथ वही हुआ जिसके लिए पुतिन जाने जाते हैं। 1 नवंबर 2006 के दिन लित्विनेंको लंदन में एक रेस्टोरेंट में 2 फॉर्मर केजीबी ऑफिसर से मिलते हैं, साथ में चाय पीते हैं, लेकिन जब लित्विनेंको घर आए तो उसी रात बीमार पड़ जाते हैं। जब लित्विनेंको को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, तब मालूम चलता है कि उन्हें किसी ने पोलोनियम 210 नाम का एक हाईली रेडियो एक्टिव जहर दिया था। ये रेडियो एक्टिव आइसोटोप रूस के न्यूक्लियर रिएक्टर से ही बनता था। ये इतना रेयर था कि इसका नाम अमेरिका और ब्रिटेन के अधिकारियों ने इससे पहले कभी नहीं सुना था। लित्विनेंको का 22 दिन तक यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल में इलाज चलता है, लेकिन तमाम कोशिशों के बाद भी उनकी जान नहीं बचाई जा सकी और 23 नवंबर 2006 के दिन लित्विनेंको की मौत हो जाती है। ऐसे ही साल 2018 में एक और फॉर्मर रूसी स्पाई सर्जेई स्क्रिपल और उनकी बेटी यूलिया को भी इंग्लैंड के सैलिसबरी में नोविचोक नर्व एजेंट से पॉइजन दिया जाता है। हालांकि एक लंबे इलाज के बाद दोनों सरवाइव कर जाते हैं। 2020 में भी पुतिन के सबसे बड़े क्रिटिक एलेक्सी नवलनी को साइबेरिया की फ्लाइट में नोविचोक से पॉइजन कर दिया जाता है। हालांकि इस बार नवलनी बच जाते हैं, लेकिन 2024 में उनकी एक रूसी जेल में मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेज में मौत हो जाती है।
इन्हीं सब गुणागणित के कारण आज रूस में कोई भी पुतिन की सत्ता को चैलेंज करने वाला नहीं है। साल 2000 से ही पुतिन रूस के राष्ट्रपति बने हुए हैं और रूस पर एक तरफा राज कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या पुतिन को सत्ता से हटाया जा सकता है? इसका जवाब है ऑलमोस्ट नो, क्योंकि रूस की सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे FSB, SVR और FSO सब जगह पर पुतिन के वफादार लोग बैठे हुए हैं। प्रेजेंट कंडीशन को देखते हुए यही माना जा सकता है कि पुतिन का कोई तख्ता पलट नहीं कर सकता। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है वैगनर ग्रुप का विद्रोह। वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट मिलिट्री कंपनी है, यानी कि भाड़े के सैनिकों का ग्रुप है जो रूस की सेना की तरह ही काम करता है, लेकिन ऑफिशियली ये प्राइवेट कंपनी है। ये पूरी तरह रूसी सरकार से फंडेड है। अब जहां रूस को अपनी ऑफिशियल आर्मी नहीं भेजनी होती, वहां इन लोगों से ऑपरेशन करवाया जाता है। इसमें रिटायर्ड रूसी सैनिक या कैदी या विदेशी भाड़े के लोग शामिल हैं। वैगनर ग्रुप को साल 2014 में रूस और क्रीमिया वॉर के दौरान बनाया गया था। पहले ये एक सीक्रेटिव ग्रुप था, लेकिन 2022 में इसके फाउंडर येवगेनी प्रिगोजिन ने जब इसका जिक्र लाइव टेलीविजन पर किया, तब इसकी असलियत दुनिया के सामने आ जाती है। येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन का काफी क्लोज आदमी था। इसको पुतिन का सैफ भी कहा जाता था, क्योंकि प्रिगोजिन क्रेमलिन यानी कि राष्ट्रपति भवन को खाने की सर्विसेज भी देता था। लेकिन 23-24 जून 2023 के दिन प्रिगोजिन ने रूसी डिफेंस मिनिस्टर शोइगु और चीफ ऑफ स्टाफ गेरासिमोव के खिलाफ विद्रोह कर दिया। ये रूस के आधुनिक इतिहास की सबसे बड़ी इंटरनल क्राइसिस थी। करीब 8,000-10,000 वैगनर लड़ाके यूक्रेन के मोर्चे से पीछे हटे और रूस की सीमा में एंटर कर जाते हैं। 24 जून की सुबह करीब 2 बजे तक वैगनर ने रोस्टोव ऑन डॉन पर कब्जा कर लिया, जो रूसी सेना का साउथ का हेडक्वार्टर है। प्रिगोजिन का ये विद्रोह पुतिन की ताकत को सीधे चैलेंज था। सुबह 7:30 बजे व्लादिमीर पुतिन ने टेलीविजन पर भाषण दिया और प्रिगोजिन को गद्दार कहा। इधर सुबह 9 बजे तक वैगनर ने वोरोनेज शहर पर कब्जा कर लिया और दोपहर तक लिपेस्क पहुंच जाते हैं। यहाँ से रूस की राजधानी मॉस्को मात्र 400 किलोमीटर दूर रह जाती है। मॉस्को में आपातकाल घोषित कर दिया जाता है और सेना को तैनात कर दिया जाता है। 7:30 утра под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром। हालांकि दोपहर बाद बेलारूस के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने प्रिगोजिन से फोन पर बात की और शाम 5 बजे तक समझौता करवा दिया। समझौते के तहत तय हुआ कि वैगनर पीछे हटेंगे और बड़े हथियारों को रूस की आर्मी को दे दिया जाएगा। वैगनर लड़ाकों को रूसी सेना में शामिल होने का विकल्प मिलेगा और किसी पर मुकदमा नहीं चलेगा। साथ ही अगर प्रिगोजिन कुछ समय के लिए रूस की जगह बेलारूस में शरण लेना चाहें तो ले सकेंगे। इस समझौते के बाद शाम 7:30 बजे प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों को वापसी का आदेश दे दिया। 25 जून को पुतिन ने भी कहा कि वो गद्दारों को माफ नहीं करेंगे, लेकिन समझौता मान जाते हैं। The Kremlin says Wagner's mercenary chief Yevgeny Prigozhin will leave Russia and not face charges. प्रिगोजिन भी बेलारूस नहीं जाता और रूस में ही रहने लगता है। ऐसे लग रहा था जैसे मामला शांत हो चुका है, लेकिन 2 महीने बाद वो हुआ जिसके बारे में प्रिगोजिन ने सोचा भी नहीं था। 23 अगस्त 2023 की शाम को प्रिगोजिन एक प्राइवेट जेट में मॉस्को से सेंट पीटर्सबर्ग जा रहा था। इस प्लेन में वैगनर ग्रुप के कुछ टॉप कमांडर भी शामिल थे, लेकिन तभी प्लेन में अचानक से विस्फोट हो जाता है, जिसमें प्रिगोजिन समेत सभी 10 लोगों की मौत हो जाती है। Meanwhile, we are learning more about the plane crash that apparently killed Wagner mercenary group boss Yevgeny Prigozhin. प्रिगोजिन की मौत पर पुतिन ने कहा कि प्रिगोजिन एक टैलेंटेड आदमी था जिसने अपने जीवन में सीरियस मिस्टेक्स की। Начало 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. प्रिगोजिन का प्लेन क्रैश हुआ या प्लेन क्रैश करवाया गया, बम से उड़ाया गया या मिसाइल से उड़ाया गया, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब पूरी तरह सामने नहीं आ सके। मैं यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान का जिक्र जरूर करना चाहूंगा। जब उनसे इस प्लेन क्रैश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, रूस में ऐसी बहुत कम चीजें होती हैं जिसके पीछे पुतिन ना हो। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।